आया आपने मेंसुरेशन। अभी रुक जाना भाई, अभी मत चलाना। चलो इस बार थोड़ी ज्योमेट्री मिक्स करके चलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती है बिल्कुल भी मेंसुरेशन में। कोशिश करेंगे आपको थोड़ी ज्योमेट्री के बारे में बताने की, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक पेपर में। मेंसुरेशन का क्या मतलब है भाई? क्या चीज में जरूरत पड़ती है इस चीज की? कैसे जरूरत पड़ती है कि भाई चलो अक्षेत्रफल निकालो, आयतन निकालो, वॉल्यूम निकालो, एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, इसका डायगोनल निकालो। कहाँ जरूरत पड़ती है? क्या व्यावहारिक जीवन में इसकी जरूरत पड़ती है? पड़ती है। ठीक है, कैसे पड़ती है? क्या कैसे बताओ, एक आधा एक्सप्लेन करो। शाबाश, बताओ भाई निकिता, कैसे पड़ती है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये पता, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर कर दो, 4a कर दो, ये कर दो, √2a कर दो, l/b कर दो, πr स्क्वायर कर दो। बट क्या जरूरत पड़ती है इसकी? बताओ भाई, कुछ तो एग्जांपल और दो। बताओ कोई भी लड़की, बता भाई रेखा, कैसे एरिया की, वॉल्यूम की क्या जरूरत पड़ी? कोई और पीछे बच्चा बताए क्या होता है मेंसुरेशन? चलो ये बताओ। मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट? बताओ भाई, बता भाई। पर नहीं पता मेंसुरेशन क्या होता है? मेजरमेंट होता है। मान लो मैं मार्केट में गया, अरे भाई 10 मीटर लंबी रस्सी लेके आता हूं, 10 मीटर लंबी रस्सी लेके आता हूं, है ना। हम ला सकते हैं, रस्सी ले आए भाई, 10 मीटर ले आए, क्योंकि ये तो आपकी स्टेट में है, आप कितनी भी ले आओ, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। लेकिन सपोज करो आपको सेंटर में रिजल्ट अच्छा है, एक टेंट लगाना है, ठीक है, क्यों भाई टेंट लगाना पड़ सकता है, और भंडारा चला दिया, तो जो वो टेंट लेंगे वो कितने साइज का लेके आए? मान लो आप गए दुकान पे, भाई दे दे 5 बंडल दे दे, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। वहां आए फालतू भी रह सकते हैं या कम रह सकते हैं। हम आइडिया लेंगे कि भाई हमारे इस सेंटर पे कितना बड़ा टेंट लग सकता है, तभी तो आप वो टेंट के जैसे जितने भी वो पर्दे होते हैं तभी तो लेके आओगे जब उसके साइज का आपको पता होगा। तो जो साइज, इतने साइज का यहाँ टेंट लगेगा, या मान लो खेत में आपने तार लगाने हैं भाई, अपने चारों कैन के तार बांधेंगे लोहे के, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो बाउंड्री है ये कितनी बड़ी है। उसी का तो मेजरमेंट करके आप तार लेने जाओगे मार्केट में, हाँ भाई 50 मीटर मेरे को तार दे दो, मुझे खेत के चारों तरफ के बांधना है, तभी तो आएंगे। या मान लो आपके घर में एक पार्क है और आपने उसमें टाइल लगानी है, तो उसको नाप के ही तो टाइल लाओगे, हाँ भाई मेरे पे इतने एरिया में के टाइल लगेंगी, तभी तो लेके आओगे। ऐसे थोड़ी ना दुकान वाले दे दे यार आईडी है तो टाइल दे दो, कुछ तो मेजरमेंट लेके जाएंगे। तो जिस भी चीज के में मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप मार्केट से कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहां आपको मेंसुरेशन की जरूरत पड़ेगी जनरली। वैसे तो हम ले आते हैं, हाँ भाई ठीक है, लेकिन हमने हर एक रोज करते हैं हम क्षेत्रफल आयतन, लेकिन हमने वो एक्चुअल में नहीं पता हम क्या करने लग रहे हैं। मान लो सपोज करो अब ये कहा जाए भाई इस बोर्ड को सजा दो लड़कियों, उनसे इसकी वो कर दो पैकिंग। आप मार्केट में जाओगे, हाँ भाई इस बोर्ड में इतने वो लगेंगे, वो रंगीन पेपर आप ले आओगे, आप गए वो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने इसमें एरिया निकाल दिया इस चीज का। अगर भाई इस बोर्ड पर मैंने रंगीन कागज लगाना, मैं कितना लेके आऊं, तो आप देखोगे इसकी लंबाई नाप लेती हूँ, चौड़ाई, और मेरे को आइडिया होगा भाई इतना लेके आना है। इट मीन्स आप एरिया निकाल के चले गए। आप मान लो कोई आपके पास कोई बर्तन रखा है और आपको पता है कि भाई मेरे को रोज पाइया दूध लेना है, 1 पाव दूध लेना है, तो
तो आप ऐसा तो नहीं है ना इतना बड़ा बर्तन ले जाओगे, अगर हाँ भाई मैंने 1 गिलास दूध लेना है और लेकर चले गए पूरी डेगची, ऐसा तो नहीं करते ना। और या आपने लेना है 5 लीटर और लेकर चले गए आप छोटी 1 लीटर की डोली, आप डेली कर रहे हो, उसको वॉल्यूम कर रहे हैं आप। आपको पता है कि मेरे को कितनी चीज लेनी है और मैं क्या चीज लेके जा रहा हूं। तो इस कंसेप्ट को हम आयतन बोलते हैं। हाँ भाई हमने किसी चीज की कैपेसिटी का पता हो तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो जनरली मेंस्ट्रुएशन हम रोज रूटीन में भी हमारी लाइफ में रहता है, लेकिन हम उसको मैथमेटिकल वे में नहीं समझ पाते, करना आता है। अब आप इसको मैथमेटिकल वे में भी समझेंगे कोई चीज कैसे चलेगी। मेंस्ट्रुएशन को 2 पार्ट में बांटा गया, कैसे, कौन कौन से में बताएं? 2D और 3D। मतलब थोड़ा है ये लगा कि भाई बालक ने एकदम तो यूं कहने लाग जाए, अगर भाई एक वर्ग आएगा, फिर आयत आएगी, त्रिभुज आएंगी, त्रिभुज भी कई तरह की आएंगी, वृत्त आएगा, चतुर्भुज आएगी, बेलन आएगा, शंकु आएगा, गोला आएगा, अर्धगोला आएगा, फिर प्रिज्म आएगा और ये आएगा और वो आएगा। तो बच्चा यूं सोचा पता ना कितना बड़ा काम। तो थोड़ा 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर भाई एक छोटा है हिस्सा यू है 2D वाला और एक हिस्सा कौन सा है 3D वाला। 2D का मतलब क्या है बोलो भाई? 2 डायमेंशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन को हमने 2 पार्ट में देख लिया भाई, एक 2D होंगी और एक क्या होंगी 3 डायमेंशन होंगी। ठीक है, 2D की खासियत क्या होगी और 3D की क्या खासियत होगी इस पे बात करेंगे। 2D में क्या रहेगा भाई? जिसमें 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं 2 आयाम हो। क्या मतलब हुआ इसका बोलो भाई? मतलब जिसमें किसी चीज की हाइट ना हो, लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, मतलब आपकी चीजें एरिया तक सीमित हो, ऊंचाई ना हो, तो वो सारी की सारी 2D में कन्वर्ट होंगी। अगर मैं 2D के डायग्राम्स की बात करूं, फिगर्स की, तो कौन कौन सी होती हैं जनरली भाई? आप कहोगे भाई स्क्वायर होता है। अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं तो मैं कहूंगा भाई 2D में आएगा। आज बेसिक सा ही फंडा समझेंगे भाई पहले चीजों का, बहुत सारी चीजें को। मैं कहता हूं भाई स्क्वायर जो होता है वो 2D में होता है, हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। ये 2D है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, और क्या चीज होती है बताओ? आप कहोगे एक रेक्टेंगल होती है। भाई रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आयत। एक आयत हुई। और क्या होगी? ट्रायंगल्स होंगी। मैं ये कहता हूं भाई ये भी 2D में होती है, ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें भी हाइट नहीं होती, इसमें भी 2 ही चीज होंगी। बात करेंगे जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे। त्रिभुज। और क्या चीज होती है 2D में? सर्कल होता है। एक चीज आपकी सर्कल, आपकी रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी 4 आकृतियों में ही आ जाती हैं। 4 जिसकी साइड्स होंगी, इसी में हम अलग से नहीं रख रहे हैं। मेनली मैं 2D की बात करता हूं तो मैं कहता हूं ये 4 ही चीज होती है, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। मतलब इन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो एक पार्ट आपका 2D का ये बांट दिया। अब 2D ये कहता है 2D ये बात कहेगा जहां पे केवल पेरीमीटर की और एरिया की बात होगी। किस चीज की बात होगी भाई? 2D के जितने भी क्वेश्चंस होंगे या तो पेरीमीटर की बात होगी, परिमाप की, या एरिया की बात होगी कि भाई अक्षेत्रफल कितना है। पेरीमीटर मतलब परिमाप या परिमिति, और इसको बोलते हैं अक्षेत्रफल। इन बातों की, इन चीजों की बात होगी। ठीक है, आयतन की बात नहीं हो सकती। जहां पे आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात होगी वहां हाइट होगी। विदाउट हाइट के आप किसी भी चीज का आयतन नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसमें हाइट की जरूरत है। 2D की बजाय जब मैं 3D की बात करूंगा तो क्या चीज और आ जाएगी भाई? हाइट आ जाएगी। तो L आ जाएगी लेंथ, B आ जाएगी, और तीसरी चीज क्या आ जाएगी? हाइट इसके साथ शामिल हो जाएगी। यहां किस चीज की बात करूंगा मैं? जनरली पेरीमीटर खत्म हो जाता है। जनरली परिमाप का ज्यादा रोल
3D में नहीं है क्योंकि हाइट भी हो जाती है। अगर नहीं है तो क्या चीज आएंगी, या तो एरिया आएगा या क्या आएगा भाई, वॉल्यूम आएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन, उसकी कैपेसिटी, ये पता होना चाहिए ये चीजें क्या है, उसकी अक्षमता कितनी है, ये सारी चीज आपकी 3D में है। ठीक है, अब जो 3D डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, बोलो शाबाश, क्यूब होता है भाई। सबसे पहले हमें क्यूब आना चाहिए, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। दूसरी चीज बोलो क्या आएगी, क्यूबाइड। लिखती रहो भाई लड़कियों, लिख नहीं रही तनु, तू क्या देख रही है, दिखा कितना लिखा है। हाँ शाबाश, क्यूबाइड भाई। इसको क्या बोलते हैं भाई, घनाभ। घनाभ। एक और अच्छी खबर ये है भाई, राखी का पता लग गया भाई, मेडिकल हो गया, चलो अच्छी बात है। एक लड़की की न्यूज़ और अच्छी है, 20 लड़कियों का मेडिकल था वहाँ पे, एक लड़की गई नहीं मेडिकल के लिए, 16 लड़की मेडिकल में निकल गई, 16, 2 लड़की पास हुई है। ध्यान रखना भैया, चोरिया बाबू तू तो रहने दे, ध्यान के करेगी रख के, तुम रखना भाई। कई लड़कियां तो अंडरवेट में निकल गई हैं, केले केले खा लिया करो भाई, अंडे वंडे, ठीक है, के देना फिर वहां पावा तुम्हारे में 37 किलो वजन, ठीक है। मतलब ज्यादा लड़कियों का अंडरवेट का बना है और टाइम नहीं दिया। मेन बात यह है कि भाई 2 दिन के बाद क्या दिया, अब 2 दिन में कितना बड़ा होगा भाई बालक, एकदम से थोड़ी ना बढ़ जाएगा, 10-20 दिन में तो बच्चा बढ़ा भी ले वेट। 2 लड़कियां पास हुई, अच्छी बात है कि भी राखी भी उसमें पास हुई, क्लियर है। एक बार पॉइंट बन जाता है तो वो टूटना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे किसी भी चीज का बन जाए पॉइंट, पॉइंट बन गया तो बन ही गया बस। फिर कोई भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को झूठा नहीं कर सकता ना। मान लो एक डॉक्टर ये कह रहा है भाई इसकी आंख में गड़बड़ है, दूसरा यूं कह थोड़ी ना कहेगा ना याद ठीक है, ऐसे कैसे कह देगा वो। तो ये माना जाता है जनरली पॉइंट वही टूट सकते हैं जिसमें थोड़ी बेसिक, जैसे वेट है टूट सकता है 1 महीने भाई, बढ़ सकता है वेट, है ना। अब जो वैसी बीमारी है उसका पॉइंट टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा वो लगाऊंगा भाई इतने बच्चे तो ना होने चाहिए फेल, तो थोड़ा कई बार स्ट्रिक्ट हो जाता है। मेडिकल डॉक्टर पर डिपेंड करता है कैसा डॉक्टर बैठा है। चलो भगवान ठीक करेगा सब कुछ। ठीक है भाई, 3D के बारे में पता लगा है, पता लगा या नहीं, जरूरत नहीं है इनकी कहीं भी, जरूरत नहीं है 2D याद रखो 3D याद रखो। एक बेसिक फंड है कि भाई 2D का मतलब है हाइट नहीं होती, 3D का मतलब हाइट होगी तो हम आयतन और निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें आयतन नहीं निकलेगा, इसमें आयतन निकलेगा। तो कई बार ये हो जाए कि भाई मान लो क्वेश्चन चल रहा है व्रत का और सूत्रलाल ना हो आयतन का, ये निकल नहीं सकता, आयतन नहीं निकल सकता। क्लियर होनी चाहिए मतलब चीजें। बढ़ाएं भाई अब क्वेश्चन। अब जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों का जो सबसे स्टार्टिंग होता है जनरली स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पहले रेक्टेंगल करेंगे भाई, रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो रेक्टेंगल, कुछ ज्यादा क्यूबाइड, हाँ भाई ये और क्लियर कर लेते हैं, बता देता हूं कैसी कैसी होती हैं। और बताओ, क्यूब, क्यूबाइड, और बताओ, सिलेंडर होता है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन, बेलन। ठीक है, और आगे बोलो, कोन होता है भाई, कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, शंकु, पता होना चाहिए, ये 3D में आएगा। और आगे बोलो, स्फेयर होता है, स्फेयर क्या बोलते हैं, गोला, गोला। और भाई हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर लिख लो, अर्धगोला। ये चीज बेटा आपको पूरे मेंसुरेशन में कम से कम ये आपको हर हालत में पढ़नी पड़ेंगी अगर आप मेंसुरेशन को अच्छे से सीखना चाह रहे हैं। आपको इनके सबके फार्मूले वार्मूले ट्रिक वरिक जो भी बेसिक फंडा सब कुछ समझना पड़ेगा, तभी आपका मेंसुरेशन
खत्म होता है। और जो एडवांस मैथ का हुआ है ना, पूरी सीजुअल में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, या फिर अर्थमेटिक। अब ये एडवांस मैथ का पार्ट है, सबसे पहले ये शुरू होता है मुखर्जी नगर में। वही मेंसुरेशन 2-3 महीने इसमें लगते हैं। बेसिक सी बातें हैं, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप थोड़े बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से आपको अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट स्टार्ट है भाई, क्या करवा दूँ? कर दो भाई। मेरे को यूं लगा कि भाई बढ़िया है, नोट बना देना सर, तुम पंखे में खोए पड़े हो, यहाँ मेंसुरेशन चल रहा है भाई, ध्यान तो जाना भी नहीं चाहिए भाई, क्या हो रहा है, चाहे एसी चल रहा है, क्या हो रहा है, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। बंद कर दो भाई, थोड़ा स्लो कर दो बेटा, स्लो कर दो, स्लो कर दो। जब तेरे दिक्कत थी तो पंखे नीचे बैठना जरूरी था भाई, है नहीं किता? वायरल चल रहा है भाई बड़ी दबा के, हर 5 में से 1 बच्चा डेंगू का शिकार है, मरीज। तो अपना ध्यान रखो भाई, थोड़ा खूब पहले ही, डेंगू कोई बीमारी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। तभी बालका का हवा बन जा, डेंगू हो गया, अरे हो गया तो हो गया, पानी पीना है बस, नारियल पानी पियो, जूस पियो, पानी पियो दबा के, ठीक हो जाओगे। चलो शाबाश, लिखो भाई ट्राइंगल। अरे ट्राइंगल लिखो तुम, वो लिख होगा वैसे। त्रिभुज ये आनी जरूरी है बेटा, जब भी तो चीजें आगे जाएंगी। सारी ट्राइंगल थोड़ी ना करेंगे, 1-2 करेंगे, ठीक है, तभी आपको वर्ग और आयत अच्छे से समझ में आएगी। त्रिभुज होती है भाई, सबसे पहले त्रिभुज क्या होती है? 3 भुजाओं का समूह क्या होता है? त्रिभुज। कौन सा समास होता है बताओ? द्विगु समास होता है हिंदी में, जहां पहला पद न्यूमेरिकल हो, जहां काउंटिंग हो जाए, वो द्विगु समास होता है। याद रखना भाई, ये हिंदी की बातें का दी। त्रिभुज लिखो भाई, 3 साइड होंगी। 4 बातें इंपॉर्टेंट है भाई, लिखते चलना। आप एक पॉइंट नोट करेंगे, चाहे तुम पहले दिन आए हो और चाहे 4 साल हो गए हो, लिख लेना। कमल, रिया, 3 साइड होंगी, 3 कोण होंगे, 3 एंगल होंगे। बोलता चलूंगा भाई, मिक्सअप चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो बच्चे इंग्लिश मीडियम तो आएगी नहीं समझ में, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में चलाना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ना, जितने भी क्वेश्चन हो दोनों लैंग्वेज में बोर्ड पे आ जाएं, और वो बढ़ नहीं पाते, बालक भाग जाए पहले। 3 साइड, 3 कोण, और क्या होता है भाई? 3 लंब होते हैं, 3 शीर्षलंब बोलते हैं। अगर जरूरत पड़े तो मेरी जो हाइट होती है ना, मेरे जो लंब होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं, वो 3 होते हैं एक ट्राइंगल में। अगर मैं ये कहूं एक ट्राइंगल कुछ इस तरह की होगी, तो आप कहोगे ये ट्राइंगल है, बिकॉज इसमें 3 साइड्स होगी, 3 साइड मिलेंगी, 3 इसके अंदर एंगल होंगे, ये एंगल होते हैं। बड़े ध्यान से समझना बेटा, जिसको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट है, ये कई बच्चों को अच्छे से आता है, वो आपको कौन ही मारेंगे, हाँ भाई ये तो आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है भाई निकिता, आपको समझना चलना बेटा। ABC मान लो ये एक ट्राइंगल है, तो एक साइड हुई AB, और इस साइड को कौन क्या नाम देंगे? BC, और इसको क्या दोगे बेटा? AC। 3 साइड्स हुई। इसको एंगल B नहीं बोलोगे आप, कौन सा एंगल है ये? एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्योमेट्री इस बार शार्ट चलाऊंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगी, और 3 लंब होंगे। लंब कौन से होते हैं? मान लो मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये है, अगर मैं इस पे डालता हूं तो ये है, और इस पे डालता हूं तो ये है। इनको हम माध्यिका बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, और इनको हम शीर्ष भी बोलते हैं। शीर्ष, लंब अलग चीज होती है, शीर्ष भी बोलते हैं।
तीन ये होते हैं भाई, यहां से इसको मिड पॉइंट पे जाके काटेगा, ये इसको ये मिड पॉइंट पे काटेगा और इसको मिड पॉइंट पे काटेगा, इसलिए इनको मिड पॉइंट भी बोला जाता है, और ये सेंटर पॉइंट होता है। समझ में आया भाई? अभी चलेंगे आगे। और तीन सिरस होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन साइड्स होती हैं, वो सारी की सारी ट्राइंगल्स होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, तीनों कोणों का जोड़ सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितना होता? बोलो, इजी बात है, शाबाश। लिखो बेटा, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, थोड़ा इंग्लिश में भी लिखते रहे हिंदी वाले बच्चे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर मेरी ये ट्राइंगल है ए, बी और सी, तो इसका सम और इसका सम और इसका सम कितना होगा? ए। यानी कि मैं इन अदर वर्ड्स ये लिख सकता हूं, एंगल ए, लिखने का तरीका ये होता है, एंगल ए लिखें आप इसके साथ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ज्योमेट्री की तरफ भी ले जा रहा हूं मैं चैप्टर को। 180 डिग्री होता है भाई दूसरा पॉइंट। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट लिखे भाई। तीसरा पॉइंट, क्या तीन कैसी भी साइड हो मेरी ट्राइंगल बन सकती है? बोलो भाई। अगर मैं ये कहूं एक साइड 5 है, एक साइड 7 है और एक साइड 30 है, तो क्या मैं ट्राइंगल बना दूंगा? बोलो भाई, पक्का? मान लो मैंने ट्रायंगल का मतलब इसको 5 सेंटीमीटर नाप के ऐसे लाइन लगा दी, और एक लाइन लगा दी मैंने 7 सेंटीमीटर की ऐसे, और तीसरी साइड है 30 सेंटीमीटर, तो क्या मेरी 30 सेंटीमीटर ऐसे नहीं कूद के चली जाएगी? नहीं बन सकती ट्रायंगल्स। ऐसा नहीं है कि भाई 3 साइड की लंबाई होने से ट्रायंगल बन जाएगी, कंडीशन है, उनकी भी कंडीशन है कि भाई ट्रायंगल कैसे बनेगी। तो कैसे बनेगी आप वो चीज लिखेंगे तीसरे पॉइंट पे। बोलो क्या? सम ऑफ, लिखो बेटा, सम ऑफ एनी टू साइड, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। पूरा लिख लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम की बात है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ये सम ऑफ एनी टू साइड्स मोर देन, या लिखे मस्ट बी, पूरा ही लिख लो, छोड़ो शॉर्ट में लिखवाऊंगा फिर मजा नहीं आता नोट्स बनाने में। मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसे लिखो बेटा, पूरा क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। जब भी ट्रायंगल बन सकती है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तभी बनेगी। नॉट इक्वल, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं 30 और 7 37, इससे ज्यादा है। 30 और 5 35, इससे ज्यादा है। बट 7 और 5 इनका जोड़ इससे ज्यादा नहीं है, इट मीन्स ट्रायंगल नहीं बन सकती। बात समझ में आई? किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन सकती। क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट लिखो भाई, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। लिखो, शाबाश। बताए कोई बच्चा डिफरेंस वाला पॉइंट? नहीं पता किसी को भी? लिखो तो भाई, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड, कोई भी टू साइड मस्ट बी बोलो लेस देन थर्ड साइड, लेस देन थर्ड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है दोनों। जैसे ही हम एसएससी के किसी अच्छे पेपर की तैयारी करते हैं, दोनों पॉइंट इनकी जरूरत पड़ती है ज्योमेट्री में, इनकी नहीं पड़ती है तो सबको पता है 180 ये वो, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता। यहां जरूरत पड़ती है कि आपको ट्रायंगल्स की नॉलेज है कि नहीं है। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं
तो 30 में तो 7 गए 23, 23 तो इससे लेस नहीं है, तो वो ये कहता है डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए, तभी आपकी ट्राइंगल बनेगी। अभी क्लियर होगा जब हम इस पे बात करेंगे। चौथा पॉइंट लिख लिया भाई, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बेटा। अभी ट्रायंगल के बारे में तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टार्टिंग में कि भाई एक ट्रायंगल 3 साइड से बनती है, 3 उसके अंदर एंगल होते हैं और 3 उसके अंदर सिरस होते हैं, 3 मिड पॉइंट्स होते हैं। सम ऑफ द ऑल 3 एंगल्स 180 होता है, 180 एंगल होता है। किन्हीं भी, ये फिर रिपीट करते हैं, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो आपकी ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगी। चारों कंडीशन अप्लाई होती है एक ही चीज में। देखें, अगर मैं ये कहूं, 2-3 ऑप्शन लिखता हूं यहां तक, आप बताएं इसमें ट्रायंगल बनेगी कि नहीं बनेगी। इसको आप क्वेश्चन में डाल लेंगे भाई, बताएंगे शाबाश। देखते हैं बेटा वो कंडीशन अप्लाई होने के लिए बनेगी क्या नहीं बनेगी। मैं कहता हूं साइड्स ऑफ दी हैं और वो दिए हैं 8, 7, 24। क्या ट्रायंगल बनेगी भाई? पॉसिबल है या नहीं? वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं ये कहता हूं 3, 4 और 5, क्या ट्रायंगल बनेगी भाई? देखते हैं। आप कहोगे इसको और इसको ऐड किया तो 7 इससे ज्यादा है, इसको और इसको ऐड किया तो 8 इससे ज्यादा है, 5 और 4 इससे ज्यादा है, यानी कि तीसरे वाला पॉइंट अप्लाई होता है। चौथे वाला पॉइंट अप्लाई करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस 1 हुआ, लेस देन 5 है, इसका और इसका डिफरेंस भी 1 हुआ तो लेस देन 3 है, और इसका और इसका डिफरेंस 2 हुआ, लेस देन 4 है। इट मीन्स जो भी ट्रायंगल होगी वो इन साइड से बनाई जा सकती है। क्लियर हुई या नहीं? यहां देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो ये मोर देन इसके होना चाहिए था। ऐड करते हैं तो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस करते हैं तो उससे कम होना चाहिए। अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो आ गया, ठीक है, इससे कम आया, बट इसका और इसका डिफरेंस करता हूं, इसका और इसका कितना आया? 16। 16 इससे कम नहीं है, इसलिए इसकी ट्रायंगल नहीं बनाई जा सकती। क्लियर हुई ये बात? बोलो भाई, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो बेटा, यहां से आगे चलते हैं। अब लिखो भाई, ट्रायंगल जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है? बड़े ध्यान से लिखते चलो, बताओ भाई कितने तरह के हैं? श्योर, वेरी गुड बेटा। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं साइड्स की, तो हम साइड्स में 3 तरह से ट्रायंगल्स को बना सकते हैं। साइड को लेके एंगल अपने आप आ जाएंगे, साइड को लेके 3 तरह की बना सकते हैं। पहली कौन सी होगी? बोलो बोलो भाई, समबाहु। देखो नाम ही ये है इसका, सम माने इक्वल, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उस ट्रायंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, समबाहु त्रिभुज। एक हुई भाई, साइड को लेके हम कहते हैं तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये और ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, तो हम बोलेंगे उसको समबाहु त्रिभुज। ठीक है। दूसरी बोलो शाबाश, आइसोस्केल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल, आइसो स्पेलिंग बोलना भाई, ES और लगा दो। समद्विबाहु त्रिभुज क्या खासियत होती है?
दो साइड इक्वल होती, कोई भी दो साइड। जनरली हम बनाते ऐसे हैं, बट ये जरूरी नहीं है यही हो, ये और ये भी हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है। दो साइड इक्वल होंगी, वो समद्विबाहुवी त्रिभुज होंगी। ठीक है। एंड तीसरी कौन सी होती है, बोलो बोलो भाई, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम मतलब डिफरेंट, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, विषम बाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं लिखे यहां पे, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी वो विषम बाहु त्रिभुज होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज वो होती हैं जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, इक्वल होती हैं, टू साइड। ये इनकी डेफिनेशन हुई। तो आप ऐसे बना भी सकते हो, एक विषम बाहु त्रिभुज ऐसे बना सकते हो, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। या ए है तो ये बी होगी, ये सी होगी, ऐसे आप नाम दे सकते हैं। ये ए है तो ये ए होगी और ये बी होगी, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें तीनों भुजाएं साथ एक जैसी, इसमें दो भुजाएं इक्वल होती हैं, और इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं। ओके। अब आता है बेटा एंगल को लेके, इधर लिखें, एंगल को लेकर कितने टाइप की होती हैं भाई, बोलो। कोण के आधार पर कितनी त्रिभुजें होती हैं का, लिखो भाई, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। नंबर 1, लिखो भाई, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल। एक न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है न्यून कोण भाई? एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम डिग्री के हों। लिखो बेटा, जहां पे तीनों कोण लेस देन 90 डिग्री के हों, लेस देन 90 डिग्री। अपने लिए ऐसे मत लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाया है। आप लिखो ऑल 3 एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के कोण से तीनों कम होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई सा 92 का बन गया, 100 का बन गया, 120 का बन गया। तीनों कोण आपके कितने होने चाहिए? 90 से कम होंगे तो उसको कौन सी एंगल बोलोगे आप? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो, न्यून कोण त्रिभुज है। एक एग्जांपल से यहां बना लेते हैं एक डायग्राम। मान लो मैंने ये लिख दिया 70 डिग्री का, ये लिख दिया मैंने 80 डिग्री का, तो 80 और 50 150, और ये कितने डिग्री का आएगा? 30। ऐसे सारे के सारे तीनों के तीनों एंगल आपके 90 डिग्री से कम के होने चाहिए। आप कहोगे न्यून कोण त्रिभुज है भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ बेटा? दूसरी लिखो भाई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़े मैथ में काम आएगी। समकोण त्रिभुज क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लिखो ब्रैकेट में, ये भी लिखो, हिंदी में भी लिख लो बेटा। जिस बच्चे की इंग्लिश पे पकड़ है वो हिंदी में भी लिख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है एक नोट्स बनाने में। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्या खासियत होगी बताओ भाई? एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी के कितने भी होंगे। 90 डिग्री से एक एंगल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगी, परपेंडिकुलर टाइप में होगी। जहां भी एक लाइन स्ट्रेट बने, एक लाइन स्ट्रेट बने, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको 90 डिग्री के एंगल पे कोई चीज खड़ी होती है तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल पे खड़ी है, समकोण त्रिभुज है। अब ये 90 डिग्री का है तो ये तो 90 के हो नहीं सकते, ये तो दोनों 90 के होंगे। इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है।
तो ये ऐसा नहीं हो सकता ये 100 का होगा, तो ये 40 का है तो ये 50 का, ये 60 का तो ये 30 का, ये 15 का है तो ये 75 का होगा। क्लियर हुआ भाई? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स वो होती हैं जिसमें वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्लियर हुआ? एंड थर्ड क्या होता है भाई? बोलो। अधिक कोण त्रिभुज। लिखो भाई, अधिक कोण, अधिक, ज्यादा, अधिक कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। लिखे ऑब्ट्यूज, OBTUSE। देखो, अगर आपको ज्योमेट्री की तरफ जाना है तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो मेंसुरेशन तो मैं अब तक कब का करवा चुका होता। क्यों भाई? एक फार्मूला याद करना है बस। समझ में आया भाई? ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी होती है? जिसमें क्या? एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का, एक बस, दो तो हो ही नहीं सकते 90 डिग्री, क्योंकि 3 एंगल 180 के होंगे। तो एक एंगल, एक कोण मोर देन, मस्ट बी मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए, वो आपकी अधिक कोण त्रिभुज होगी। एक चीज ये लिख लो भाई। यहां तक समझ में आई भाई? थोड़ी त्रिभुजें टाइम लगेगा त्रिभुज में, कदे नहीं सोच रहे एक दिन में वो आ जाएगी रेखा, ये नहीं हो सकती। ज्योमेट्री में तो बेटा कई दिन लग जाते हैं इसमें। यहां तक लिख लिया भाई? चलें आगे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा है। इनका तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, नहीं होता तो एक रिवाइज होता है, हाँ भाई ये चीज है, कुछ हुआ नहीं अभी तक। अगला पॉइंट लिखो भाई, बनाओ एक त्रिभुज। शाबाश, कैसी भी बनाओ। थोड़ा चलाते हैं चीजों को। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ए, आप भी बनाते चलो बेटा, BC। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हैं 1, 2 और 3। ध्यान से समझना कंसेप्ट को। एंगल है मेरा एक, मतलब कितने भी डिग्री का होगा, तीनों का जोड़ 1, 2, 3 का जोड़ कितना आएगा? 180 आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं एंगल की बात करूंगा, एंगल 1 की बात करता हूं, तो हर एक एंगल के हिस्से में एक साइड आएगी। अपने एंगल अपनी भुजा की लंबाई अपनी लेके चलता है। अगर मैं ये कहता हूं एंगल 1 के हिस्से में कौन सी साइड आएगी, तो आप कहोगे इसके सामने वाली हिस्से, इस एंगल की वैल्यू ये वाली साइड रिप्रेजेंट करेगी। मेरी बात समझना ध्यान से, अभी समझना, लिखना बाद में। एंगल 1 जो कहता है उसकी वैल्यू ये है, ये भुजा की लैंग्वेज में। अगर मैं कहता हूं 30 डिग्री की वैल्यू एंगल है, तो 30 डिग्री का मान ये वाला है जो इसकी लंबाई है। समझ में आई बात? अगर मैं कहता हूं एंगल 2 की वैल्यू कहां छिपी हुई है, ये वाली है AB, और एंगल C3 जो है वो क्या है, BC। यानी कि किसी भी एंगल के अपोजिट वाली साइड उसकी लंबाई को रिप्रेजेंट करती है। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई। अब मैं क्या कहता हूं, एक ट्रायंगल को देख के ये बता सकता हूं कौन सा एंगल बड़ा होगा। जितना बड़ा, ये लिखे पॉइंट यहां ये बना के, जितना बड़ा एंगल, लिखे शाबाश, जितना बड़ा एंगल, जितना बड़ा कोण होगा त्रिभुज में, उतनी ही बड़ी भुजा, उतनी ही बड़ी उसकी भुजा। मतलब मैं ये कह सकता हूं बड़ा एंगल बराबर है बड़ी भुजा के। नहीं आई समझ में? जो जितनी वैल्यू बड़ी एंगल में होगी तो उसके हिस्से में बड़ी भुजा आएगी, और छोटा एंगल, बोलो भाई, छोटा एंगल मतलब छोटी भुजा, छोटी भुजा, ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ज्योमेट्री में। एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने ये लिखा बेटा 70 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री 130, और ये लिख दिया मैंने 65 डिग्री 13, और ये लिख दिया मैंने 55 डिग्री, ये लिख दिया।
और ये लिखे मैंने ट्राइंगल है ABC। अगर मैं ये कहूं कि भाई इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, आप कहोगे भाई AC जो है वह सबसे बड़ी भुजा है इसके अंदर, क्योंकि इसका एंगल कौन सा है 70 डिग्री। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है, आप कहोगे सबसे छोटी भुजा क्या है AB। ये मतलब है इसका। बात क्लियर हुई यहां पे, बोलो बेटा। और जब ये 3 एंगल होते हैं, देखो ये 3 एंगल, इनका जोड़ 180 होता है भाई, बोल रहे हो कुछ है बेटा? ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 7 और 6 13, 18 और 1 19, इसको 45 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एक समझ में आई भाई बात? जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही बड़ी भुजा होगी। दूसरी चीज, अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूं, आगे ले जाता हूं और यहां नाम दे देता हूं O, तो मेरे पास एक और एंगल निकल के आता है, ये ACO। जिस भी एंगल को मैं बोलना चाहता हूं ना, ये भी कई बच्चों को पता नहीं होता। मान लो मैं इस ट्राइंगल में इसको बोलना चाहता हूं एंगल B, ट्राइंगल की लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं ट्राइंगल B को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ABC। ये एंगल का साइन होता है, एंगल कितने डिग्री का। अगर मैं एंगल ABC लिख रहा हूं तो ये 70 डिग्री, इसका मतलब ये है। फिर सुनेंगे इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस ट्राइंगल के, एक तो एंगल B लिख दिया मैंने 70 डिग्री, ये तो क्लियर हो गया भाई, ये लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू 70, ये तो हो गया। लेकिन मैंने ये लिख दिया एंगल B, जो बीच वाला चीज होती है ना, बीच वाली, वो उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने ये लिखा है, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, तो ये एंगल A की बात नहीं कर रहा है। कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल B की बात कर रहा है। अगर मैं ये कहता हूं एंगल CAB इज इक्वल टू, तो कौन से एंगल की बात कर रहा है, A की बात कर रहा है। और A कितना है इसमें, 65 डिग्री है, मैं ये कहूंगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कैसे लिखूंगा, BCA, ये कितना है भाई, आप कहोगे 45 डिग्री है। तो जो बीच में होता है ना ट्राइंगल्स में, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस लाइन को अगर मैं बाहर बढ़ाता हूं तो इसको बाह्य कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं भाई, बाह्य। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं बाह्य कोण त्रिभुज का, ये क्या होता है भाई, बोलो भाई, बाह्य कोण त्रिभुज का इन दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, चीजों को अगर ध्यान से एक बार दिमाग में बैठ ली ना, तो ज्योमेट्री गलत नहीं होगी। ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन, फिर समझें, कोई भी ट्राइंगल्स में बाह्य कोण जो उसके साथ कोण है उन्हें छोड़ के इन दोनों कोणों का जोड़ होता है। मैं ये कह सकता हूं 70 और 65, ये कितने डिग्री का है, 100। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कितने डिग्री का है इसका बाह्य कोण, 135। अगर मैं इसको बाहर ले जाता हूं तो ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा। ये कितने का होगा, 115 डिग्री का। और अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूं तो ये जो बाह्य कोण होता है ये किसके बराबर होगा, 110 डिग्री। बात क्लियर हुई? मतलब कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ये बात भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। वैसे तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, कैसे, किसी भी लीनियर लाइन पे, एक लाइन पे कोई भी एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। मैं कहीं भी ऐसे भी मारूं और इसको ये कहूं ये एंगल कितने डिग्री का है, 180 का। कहीं भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का निकल के आता है, 180 का। अगर मैं ये कहूं बाह्य एंगल का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन होगी ट्राइंगल्स में, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये टोटल कितने का है, 180 का है। तो मैं 180 में से भी 45 माइनस करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 105। पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, बना के थोड़ी ना देगा ये 45 का है, वो ये चीज देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपोजिट, जो इसके अपोजिट वाले जो एंगल हैं उनके जोड़ के बराबर होता है।
बात समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक्सटीरियर एंगल 3 निकल के आएंगे। देखो ये आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, और ये चीज निकल के आई। क्या कोई बता सकता है बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हैं बड़े छोटे छोटे, बट पूरी ज्योमेट्री अगर ये आ गई चीजें आपको, किसी भी लिखो भाई लिखो, किसी भी ट्रायंगल्स के बाह्य कोणों का जोड़ एक 360 होता है, और चतुर्भुज के बाह्य कोणों का जोड़, चलो जब बात करेंगे, अभी ट्रायंगल पे ही रहें, ठीक है भाई, अभी ट्रायंगल पे ही रहते हैं। एक बार जोड़ के देखते हैं कहीं झूठ तो नहीं कर दिया हमने। 135 तो ये आया भाई, 115 ये आया, कितना हो गया? 135 प्लस 115 बोलो 250, 250 और 110 360, यही आया। तो मेरा क्या आया? द सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। क्या बात आई भाई समझ में? और जो ये अंदर वाले कोण होते हैं इनका जोड़ कितना होता है? 160 होता है, और बाहर वालों का कितना होता है? 360 होता है। और बाहर वाला एंगल कैसे निकलता है? जो दोनों एंगल होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। बात समझ पाए भाई? और एंगल ए का मतलब ये साइड, बी का मतलब ये साइड, सी का मतलब ये साइड, जो एंगल जितना बड़ा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं भाई, ये याद होना चाहिए बेटा, वह अदरवाइज देखो मेंसुरेशन को इतने अच्छे से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, फिर मैं आपको मेंसुरेशन ही पढ़ाता। मैं ये सोच रहा हूँ ज्योमेट्री पढ़ाई नहीं जाएगी तो साथ के साथ थोड़ा लेकर चलेंगे, शायद दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है? या पहले मेंसुरेशन खत्म कर दे भाई? भाई ये जरूरी है, अगर आपको अच्छे से पढ़ने है तो ये जरूरी है। अभी सारे बच्चे नए हो, अब तो समझ में आ जाएगी बात, तो फिर बाद ही हो जाती है। कोई सा पेपर आ जाएगा फिर मैं वो तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, रह जाएगी। चलो और देखते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एक मेंसुरेशन का छोटा सा कंसेप्ट ना, तो यूं लगेगा मेंसुरेशन में हमने क्या किया। सबसे पहले बनाओ भाई समकोण त्रिभुज, बनाओ भाई, अपने आप बनाओ बेटा, एक बहुत बढ़िया ही बनाओ तन्नू, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले लिखो समकोण त्रिभुज। मेंसुरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इतनी ही बातों का पता लगा ज्योमेट्री में जितनी मैंने बताई हैं, अभी यही रखना बस। समकोण त्रिभुज बहुत इजी होती है और ये काम आएगी मैथ में, इसलिए सबसे पहले इसी को करेंगे। इसको बोलो भाई, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल भी बोलो शॉर्ट में, ट्रायंगल। क्या खासियत होती है? फिर बोलो दोबारा से, बोलो शाबाश। एक कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री का होगा, तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये बनाओ बेटा, इसको दे दो नाम ए बी सी, नाम भी देंगे। देखो क्या है, सुनो सुनो भाई नितेश, मेंसुरेशन की बात करूंगा ना बेटा, 2D डायग्राम है, परिमाप निकालेगा या क्षेत्रफल निकालेगा। ज्योमेट्री की बात करूंगा तो इसके भीतर सर्कल भी बनेगा और बाहर भी सर्कल बनेगा, ये ज्योमेट्री में आ जाएंगी चीज। डिफरेंस है दोनों चीज। ज्योमेट्री आपको भुजा साइड की बात सिखाएगी, बस साइडों का खेल क्या खेल है, और मेंसुरेशन आपको एरिया और पेरीमीटर सिखाएगी। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसके मेंसुरेशन की बात करता हूं तो भैया ये एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एक एंगल है। एरिया निकालो। एरिया कहता है ये वाली चीज कितनी है ये बताओ। एरिया का मतलब उसने कितनी जगह घेर रखी है। अगर मैं इस बोर्ड पे या ट्रायंगल बना दूं और ये कहे भाई कोई इस ट्रायंगल का एरिया बताओ नाप के, मान लो या 3 पाई या 4 पाई, तो आप क्या कहोगे? 4 तिये 12, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है भाई एरिया। तो अरे वो तो ठीक है भाई, पहले बेसिक बात समझो तुम। किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में, सब क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। देखो फिर और डिटेल में जाते हैं। मान लेते हैं इसका भी राह मैंने लंबाई और चौड़ाई का, क्या नहीं पता भाई? इसका तो पता है लंबाई और चौड़ाई। मान लो ये 10 है बेटा और ये 6 है, आप कहोगे इसका एरिया कितना आया?
बोलो भाई 60 आया, 60 आया, क्योंकि लंबाई गुणा में चौड़ाई से एरिया निकल के आता है, ये सारा एरिया होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई एरिया मेरा लंबाई गुणा में L इंटू बी होता है, 10 गुणा में 6 कितना आ गया 60। लेकिन अब इसी चीज को ए देखना, अगर मैं यूं कह दूं ये काट तो कति बीचों बीच, अरे ये ले भाई, तो ये तो 10 है और ये 6 है, क्या इसका हाफ हुआ या नहीं हुआ? किसी भी रेक्टेंगल का हाफ होता है राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो भाई या नहीं होता? आप कहोगे भाई जब हाफ होता है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई तो मेरा हो गया पूरे का, और आधे का निकालने है तो आधा कर दो, यही तो आया, ये राइट एंगल का ट्रायंगल का सूत्र बन गया। लेकिन इसको बोलने का तरीका चेंज कर दिया, क्या कर दिया भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है वो लंबाई चौड़ाई या लंबाई या चौड़ाई या आयत और यू आधा, यू राइट एंगल है। नहीं आई बात समझ में? देखो बेटा है कुछ नहीं, रटोगे चीजों को, मैं इस बार बिल्कुल नहीं रटवा रहा हूं, टाइम है, टाइम नहीं होगा तो चीजें रटवाई जाएंगी। उधर हुए बच्चे क्यों अलग करवाए गए? क्योंकि टाइम नहीं है। मैं उन्हें यूं सिखाऊं भाई सीख लो सीख लो, कोई फायदा नहीं है, दूने बचड़ेंगे। मैं उनको कह रहा हूं तुम रट लो, एक बार भी ये नहीं कह रहा भाई सीख लो, आप रट लो, कुछ दिमाग में पड़ जाए तो बिठा लो, नहीं तो रट लो। सिलेक्शन तो भाई रटने से भी निकल जाएगा। अभी आपके पास रटने का टाइम है नहीं तो आप सीख लो। नहीं आई भाई समझ में? राइट एंगल कोई अलग तो नहीं बनाई गई बीमारी, ये आयत को दो हिस्सों में बांट दिया, आयत को भी वर्ग को भी, वर्ग है तो ये स्क्वायर है, यहां काटोगे तो ये राइट एंगल ही तो बनेगा, इसका भी हाफ हो गया। बोलो भाई ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले ये पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है ना, हमने कहा भाई तीन चीजें हमारी धीरे धीरे चलेंगी, मेनली दो चीजें चलेंगी 2D में, एक पेरीमीटर चलेगा और एक क्या चलेगा? एरिया चलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को पेरीमीटर के बारे में नॉलेज होती है, क्या होता है भाई पेरीमीटर, ये बताएगी तन्नू, नहीं पता, बता भाई काजल क्या होता है बेटा पेरीमीटर? अन्नू बताए, नहीं पता, तू बता भाई, लड़की है हिमांशी, क्या नाम है? नहीं पता। नेहा बताओ बेटा क्या होता है परिमाप? तू बता भाई, ये लड़की नई नई आई है, बताओ बेटा। दीपिका, दीपिका नाम है ना, शाबाश, बताओ। दोदवा गांव है तेरा भी, है ना? बताओ भाई दीपिका क्या होता है पेरीमीटर? मैथ से पढ़ के आई है बेटा, बताओ, शाबाश। पीछे कौन बताएगा? तू बता भाई कपिल। बाउंड्री, क्या की बाउंड्री भाई? बताओ, शाबाश। बताओ भाई आकाश। एक आदि मेरे मुंह तो ये बाउंड्री वर्ड सुन रखा हुआ तुमने शाम शुम की क्लास में, है ना भाई? बताओ भाई, ये इधर बताए, क्या नाम है? नितेश, बताओ बेटा क्या होता है परिमाप? बाउंड्री होती हैं, ठीक है, चलो शाबाश, कोई बात नहीं। परिमाप का मतलब होता है भाई माप दो इसकी भुजाओं को। जो परि का मतलब होता है बाह्य और अंत का मतलब होता है अंदर। परि मतलब जो बाहरी बाउंड्रीज है ना, उनका माप कितना है, वो परिमाप होता है। नहीं आई बात समझ में? मान लो मेरे को इस बोर्ड का परिमाप निकालना है, बोर्ड का परिमाप निकालो, परिमाप कहता है भाई इसकी बाउंड्री नाप दो। बाउंड्री नापोगे, मान लो ये 5 मीटर है, यहां से लेकर 5 फुट है, और ये 6 फुट है, फिर ये 5 फुट है, फिर ये 6 फुट है, तो जो सारी चारों की चारों बाउंड्री हुई, 3 हुई, 4 हुई, 10 हुई, 20 हुई, उन सारिया ने जोड़ दो, दैट इज पेरीमीटर। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं ये कहता हूं ये 5 है और ये 5 है, तो कितना हो गया? 10, और 6 16 और 6 22। इस बोर्ड का परिमाप 22 फुट है। अगर मेरे को ये लगाना है इस पे एल्यूमिनियम के चारों तरफ, तो मुझे 22 फुट एल्यूमिनियम लाना पड़ेगा इसकी बाउंड्री पर चलाने के लिए, 40 फुट नहीं लाना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? परिमाप का मतलब बाउंड्री कितनी बड़ी है, जो उसकी बाहरी भुजाएं कितनी बड़ी हैं, उनके माप को परिमाप कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? अक्षेत्रफल किसको कहते हैं?
एरिया किसे कहते हैं? ये पूरी दीवार है, ये जो आपके सामने दीवार है, इस दीवार का इस बोर्ड ने कितना एरिया घेर लिया है, कितना एरिया, कितने क्षेत्र को घेर लिया है, वो चीज उस पर्टिकुलर कितनी जगह पे है, वो हमारा एरिया होता है। और किसी भी चीज का एरिया दो चीजों की मल्टीप्लाई से निकलता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और कैसे भी नहीं निकलता। बात समझ में आई भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलता है। अगर मान लो लेंथ भी इतनी है और ब्रेड्थ भी इतनी है, तो 2 बार गुणा कर दो भाई। उसको दूसरे तरीके से बना दिया। ट्राइंगल की लैंग्वेज में लेंथ नहीं बोली जाती, बेस बोला जाता है। भाई बेस, किस बेस पे ट्राइंगल बना हुआ है, तो आपने लंबाई को बेस का नाम दे दिया, और चौड़ाई को किसका नाम दे दिया? किसी भी ट्राइंगल की हाइट कितनी है, तो नाम चेंज होंगे। बस कंसेप्ट यही है कि दो चीजों की मल्टीप्लाई होगी, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है। शुरू करें भाई। अब देखो बेटा, राइट एंगल में सबसे पहले मुझे पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। पेरीमीटर लिखो भाई, लिखो शाबाश। पेरीमीटर हिंदी में भी लिखो भाई, परिमाप, या दूसरा नाम है परिमिति। परिमिति कैसे निकलेगा? बोलो बेटा, बोलो भाई, क्या सूत्र बनेगा? लिख दो भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल कितनी होंगी? 3 होंगी बेटा। कोई बच्चा बता सकता है ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है? ईच, एवरी और ऑल में क्या डिफरेंस होता है? नेट पे ढूंढेंगे, आज कल बताएंगे, ठीक है भाई। लिखो भाई पॉइंट, ईच, एवरी एंड ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ईच, एवरी एंड ऑल पता है? कल बताना, अब भटकाओ मत। परिमाप निकाल दोगे भाई? ए मान लो बेटा मैंने ये ट्रायंगल बनाई, ये बना दी 3, 4, 5, कितना परिमाप आएगा? बोलो भाई। आप कहोगे 5 और 4 9 और 3 है, ये 12 आएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसकी जो लंबाई है वह 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो आप कहोगे तीनों को जोड़ दो, 5 और 4 9 और 3 है 12। लेकिन अब ये अगर तीनों चीज दे के अगर परिमाप पूछ लिया तो भैया आसान होगी चीजें। अब क्या करेगा वो? आपको 2 चीज बताएगा। एक चीज बताएगा तो आपको निकालनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो आपको 2 चीज देगा। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं एक बार राइट एंगल को। राइट एंगल में 3 चीज होंगी, नाम चेंज हो गए लंबाई चौड़ाई के। क्या बने? बोलो शाबाश। बेस बना भाई, इस बेस पे बनेगा ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब है एक बेस लो और एंगल बनाओ भाई। ये एंगल बनाओ और काट दो, इतने का एंगल बनाया, यहाँ काट दिया। ऐसे बनती हैं, कोई भी राइट एंगल ऐसे बनाती थी। आपने 5 मीटर का बेस लिया, राइट एंगल बनानी है तो यहाँ से इसको यहाँ सीधा काट दो, 4 मीटर 5 मीटर। यहाँ से कितने एंगल लेगा, यहाँ काट देंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। बट हमने ये बनानी नहीं है, हमें राइट एंगल का कंसेप्ट ये है, ये बेस होता है और ये क्या होता है? हाइट, या और परपेंडिकुलर लिखो भाई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में लिखो लंब, और इसको लिखो आधार। आधार, लंब और ये कर्ण। पहले इसको भी कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? स्पेलिंग बोलो भाई। HYPOTENUSE, यही होती है, यही होती है। हाइपोटेन्यूस बोलते हैं या नहीं? वो आता है पक्का, वो आएगा। चलो कोई बात ना, कहाँ आएगा वो? यहाँ। हाइपोटेन्यूस ना, चलो कोई बात नहीं, एच बोलते हैं भाई, ठीक है। एच होता है, ये हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, आप याद कर लेना, ठीक है। हो भी सकता है वो शायद ना भी हो, शायद
ई पक्का आती है इसमें, क्योंकि ये टेन्यूज होता है, ई की साउंड आती है वैसे एक्चुअल में तो इसमें। चलो, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण और ये 90 डिग्री का कोण, और इन दोनों डिग्रियों का एंगल ये भी 90 डिग्री का। यही तो स्टोरी बनी भाई राइट एंगल में, है भाई? अच्छा, यही होगी भाई। चलो, है यही होगी, कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल एरर नहीं चल रही है। जनरली हाइपोटेनस बोलते हैं, शायद ये होती है, इसमें वो नहीं आता क्योंकि इसमें बाद में ही आता है। कल भी डाउट सा हो गया था, बट एकदम से अब लिखा गया है तो शायद ये सही लिखा गया होगा। राइट एंगल होगी भाई। चलें अब पॉइंट पे। ठीक है, एरिया का फार्मूला बताओ। शाबाश, लिखो भाई, यहां पे लिखो। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोड़ो इसको समकोण त्रिभुज को मारो गोली, जब भी क्वेश्चन में कोई त्रिभुज डिफाइन ही ना हो कौन सी है, यहां लिखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर। बस, ये बेसिक फार्मूला है ट्रायंगल्स का। ठीक है भाई, ये चीज हुई 1/2 बेस इंटू हाइट। कर लोगे भाई? अब यहां बेस भी हो क्वेश्चन में और हाइट भी हो तो मैं एरिया आराम से निकाल लूंगा, बट कई बार मान लो बेस दे दिया और हाइपोटेनस दे दिया तो मुझे ये चीज भी तो निकालनी आनी चाहिए। तो क्या सा थ्योरम लगती है भाई? लिखो बेटा, समकोण त्रिभुज का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। लिखो, पाइथागोरस हिंदी में भी लिख लो, इसका कोई नाम इंग्लिश में नहीं है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है पाइथागोरस। इंग्लिश में इसको पाइथागोरस थ्योरम लिखा जाता है और पाइथागोरस हिंदी में प्रमेय लिखा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम चलती है भाई। पाइथागोरस ने ये कहा कि भाई जब भी कभी राइट एंगल बनेगी ना, इसका जो साइड का नाप है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के होगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे सम, और कहता जो जितना बड़ा एंगल होगा वो भुजा उतनी बड़ी होगी। तो किसी भी ट्रायंगल में ये सबसे बड़ा आ गया 90 डिग्री का, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, और ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। नहीं आई बात समझ में? तो आप लिखेंगे यहां पे, पाइथागोरस ने ये कहा बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कहा उसने कि भैया बेस का भी स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर लंब का भी स्क्वायर करो, ये कर्ण के स्क्वायर के इक्वल आएगा। लेकिन मुझे कर्ण का स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है, मान लो मुझे कर्ण ही निकालना है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो जब आपके पास कोई चीज स्क्वायर में अवेलेबल हो और आपने वो एक्चुअल में निकालनी है तो क्या करोगे? अंडर रूट करेंगे बेटा। बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर देन इसका अंडर रूट, इट इज द हाइपोटेनस। नहीं आई बात समझ में? बताओ भाई, मेरा बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी बनाकर फार्मूला लेकर इन्हें 1 मिनट में भी ला सकूँ था मैं, बता भाई। क्योंकि इसका पर्पज ये है भाई, जिन बच्चों को कम आया है मेंस्ट्रुएशन वो समझ ले बेटा, समझ ले, थोड़ा आया समझना बहुत जरूरी है। अब मुझे मान लो ये चीज निकालनी हो और यही चीज दे दी, यही पूछा, क्षेत्रफल पूछ ही नहीं रहा, अगला बता रहा भाई इसका हाइपोटेनस बताओ, कर्ण बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अब मेरे को डायरेक्ट यही निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों आने जोड़कर उसका क्या कर दो? अंडर रूट कर दो, तो आपके पास कर्ण आएगा। निकाल दोगे भाई? 1-2 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे एक बार पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बोलो पीछे भाई। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और अगर मुझे एच निकालना तो इनका स्क्वायर करके क्या करना है? अंडर रूट करना है। क्लियर हुआ बेटा? शाबाश। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता? बोलो,
1/2 इंटू आधार गुणा में ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब मैं बेटा क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन लिखो भाई। अब 10 क्वेश्चनों में पूरी राइट एंगल बिल्कुल आराम से, चाहे मेरे को कहते 0 लेवल के क्वेश्चन करवाए, बट आपको राइट एंगल क्लियर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। अब ये क्वेश्चन बन रहे होते ना, वो विधि तुमने बना दिए होते तो अब चला देता मैं उनको, दोनों लैंग्वेज में चल पड़ते हैं, मुझे दोनों आम बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो भाई। एक त्रिभुज का आधार और लंब या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये दिया भाई। तो उसका कर्ण क्या है? ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन निकाला है। उसका हाइपोटेनस क्या है? क्या आया भाई? ये भी ना आया कई होगा तो पता नहीं। एक काजल क्या करेगी इसमें? निकालो भाई करण, चलो निकाल भाई। प्रणय क्या आया? एडमिट कार्ड आ गया तेरा? करण क्या आया भाई? 5 आएगा बेटा। क्योंकि अगर मैं एक त्रिभुज बनाती हूं, यहां लिखेगा वो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज लिखेगा। ये हुई, आधार दिया है 3 और हाइट दी है, लंब दिया है 4, और आपसे ये फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। और आपको पता है इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथन। वो क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और देन इसका अंडर रूट इज इक्वल टू h होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 आया भाई, 4 का स्क्वायर 16 आया, और इसका करेंगे आप अंडर रूट, क्या आया? 25, और 25 का अंडर रूट क्या आया बेटा? 5। आप कहोगे 5 आंसर आया। क्लियर हुआ भाई? अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन की बस डायग्राम चेंज करते हैं, ये बस यही क्वेश्चन एक बार निकालेंगे सब। ये 5 सेंटीमीटर है भाई, ये 12 सेंटीमीटर है। निकाल के देख लो भाई। 13 निकाल भाई, माफी गलत हो गया, 13 ही निकाल, पॉइंटों में आएगा। क्या है भाई निकिता? निकालो, शाबाश बेटा सभी। करो अन्नू, ये कर भाई। हिमांशी लड़की, आंसर ले आओ बेटा। चुपचाप से मत बैठे रहो क्लास में, नहीं तो 10-15 दिन के बाद चली जाएगी तू। क्या है भाई? 13। अब ये पेयर याद करने हैं आपको, बट एक बार निकाल के देखते हैं। बोलो शाबाश। क्या लिखूं यहाँ? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और देन इसका अंडर रूट। बोलो भाई, 5 का 25 और 12 का 144 बेटा। तो क्या आया? 160। देन इसका अंडर रूट क्या आया? आप कहोगे 13 आया। जरूरी नहीं है यही दोनों चीज देगा, वो कई बार इस चीज को भी दे देगा। मान लेते हैं, सपोज करो यहां दिया भाई बेस एंड कर्ण, हाइपोटेनस दे दिया आपका, यहां 13 दे दिया। अब क्या करेंगे? अब आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, क्योंकि वो दोनों की चीजें तो जुड़ का बन रहा है। यही चीज दे दी तो इसमें तो यह माइनस कर देंगे, देन अंडर रूट करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 116, और 5 का कितना आएगा? 25। कितना आया भाई? 144, और 144 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा? 12। इस बार 12 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? एक और क्वेश्चन करेंगे भाई, अभी एक और करेंगे, कोई नहीं, शाबाश। पूरा लिखेंगे भाई। बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, इस बार इंग्लिश में लिख देते हैं, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स। लिखे शाबाश बेटा, लिखे। अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट फील करें। बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 and 21. Then
फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। क्या आया भाई? शाबाश। लड़के बताएं भाई किस किस को आया ये? क्या हुआ भाई आकाश? शाबाश, वेरी गुड। कोई बचा ही नहीं भाई, ये तो बताओ। शाबाश, क्लियर हुआ भाई? लड़कियों को बताओ, आया बेटा? बता भाई, ये तन्नू आया भाई? काजल करो बेटा एक बार, ये करो काजल दोनों। नेहा होया भाई? ये कितना आया बेटा? 29। पक्का? बता भाई अन्नू कैसे करेंगे? बताओ ये क्वेश्चन। शाबाश। 20 का स्क्वायर करेंगे बेटा, हाइपोटेनस निकालना, बेस स्क्वायर होगा। शाबाश, तो मत बोल भाई प्रिया। प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट वगैरह कुछ करेंगे। शाबाश, तो देन इसका अंडर रूट करेंगे, एच आएगा। अब इसका स्क्वायर आपको याद है क्या होता है भाई? 400। और 21 का 441, और टोटल कितना हुआ? 841। और ये किसका होता है? आप कहोगे बेटा 29 का होता है, तो ये 29 84129 का स्क्वायर होता है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए 32 तक के कितने स्क्वायर होते हैं। 22 का क्या होता है? ड्रॉप करेंगे और लड़कियां बोलेंगी 23 का बोलो भाई। 23 का स्क्वायर 23 का, देखा कितना डिफरेंस है? मत बोलो, बोलो भाई। 24, 25, 27, 28, 784, ये याद करो भाई। 31, 900, 961, 31 और 32, ये सबको याद है लास्ट वाला। पता है क्यों? क्योंकि आपने यहां तक याद करने हैं। तो 32 का 1024 याद है। 33 का देख लो, 1001। हम निकाल लेंगे भाई। यहां लिखो बेटा, लिख लो भाई, ये लड़कियां लिखो। यहां लिखो बेटा बेस, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर या हाइट, ऐसे लिखो। और यहां लिखो एच। मैं बोलता हूं, आप बताएंगे। नंबर 1, सारे में यही बात बनेगी। मैं कॉलम भरता हूं 5 क्वेश्चन में, आप 5 भरेंगे। शाबाश, लिख के 3, 4 और 5। वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से करना है क्वेश्चन। बना लो 5 के 5 अपने आप बना लो। अब बताओ मत, सभी करेंगे, कोई भी आंसर नहीं बताएगा। बोलेंगे नहीं। छह हो गए भाई। शाबाश, निकाल लेंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैं कई करवा रहा हूं।
मैन बात है बहुत स्पीड से करने हैं, देखता हूं कितनी स्पीड से कर सकते हो, बगैर पेन कॉपी के फिल कर सकते हो, ये देखना है मुझे। इलेवन क्वेश्चन हैं भाई, वेरी गुड, शाबाश। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी भाई? चलो शाबाश, करो तो करो। ये क्वेश्चन करें भाई, 11 क्वेश्चन लिखे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो विदाउट पेन कॉपी कर दे इनको? किसके हो गए, मतलब विदाउट पेन कॉपी? और 3 और कोई लड़का हो गया भाई? लिखो ना आंसर, शाबाश। सारे क्वेश्चन बगैर पेन कॉपी के हो सकते हैं। करें, शाबाश। अभी आप नॉर्मल करें, पेन कॉपी का मारो गोली, नॉर्मल करें आप सभी, शाबाश। जल्दी करो बेटा, एक बार एरिया और निकालना रह रहा है इसका। चलो कर लेना भाई, ये करने हैं आपको सबको, ठीक है बेटा। अभी मैं बताता हूं, देखो इधर देखो, इसका आंसर आएगा 6, 8, 10। अब 2 पेयर लिखे आप, 2 पेयर लिखे, ये आपको रटने हैं। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 3, 4, 5। कोई सी भी चीज कुछ भी हो, ये आएगा, ये 4, 3, 5 हो या 3, 4, 5 हो, पेयर तीनों का चलेगा साथ। मतलब ये बेस दे दिया, ये परपेंडिकुलर दे दिया तो ये आएगा, ये बेस दे दिया, ये परपेंडिकुलर, तब भी यही आएगा, स्क्वायर किधर भी हो जाएगी। 3, 4, 5 का पेयर। दूसरा